राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो क्लास होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। इससे पहले 6 क्लासें मॉडर्न हिस्ट्री की हो चुके हैं। आज की क्लास में हम टोटल वायसराय जो इंडिया में बने वो कवर करेंगे और किसके टाइम पे कौन सी घटना हुई थी और किसने कौन सी नीति चलाई थी, सारा कुछ आज हम देखेंगे। एक एक डेट हम लेके चलेंगे वायसरायों की, कब से कैसे क्या हुआ था। आज की क्लास जो देख लेगा, अगर किसी ने पहली 6 क्लासें भी नहीं देखी है, जो आज की क्लास देख लेगा उसकी कम से कम 30 से 40% मॉडर्न हिस्ट्री आज की क्लास से ही कवर हो जाएगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल के मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार, आरओ का एग्जाम हुआ वहां भी यहाँ से क्वेश्चन बना है। आरपीएफ का एग्जाम कम से कम 1.5 से 2 महीने चलेगा, वहां भी यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। और आपके यूपी पुलिस में कैसे यहाँ से क्वेश्चन बने वो भी मैं आपको साथ के साथ बता के चलूंगा। ठीक है, क्लास के बाद में मैं आपको मैथ का एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप बताना आपको तरीका पसंद आया है या नहीं आया है और मुझे मैथ पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, शुरू करते हैं। वायसराय, तो जो वायसराय और गवर्नर जनरल थे वो एक ही पद था, बस नाम बदल दिया गया था। और आपको पता ही है कि भारत में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गए थे। तो जब अंग्रेज उसी एरिया में जीते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के में, तो जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वो पूरे भारत का नहीं बना था, बंगाल का गवर्नर जनरल वो बना था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स। कब से कब तक रहा ये? 1772 से 1785। डेट जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछता है तो वारेन हेस्टिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है कूट के फॉर्म में। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785। क्या क्या काम किए वारेन हेस्टिंग ने? जो सबसे पहला काम किया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, भारत में एक उच्चतम न्यायालय खोला गया। कहां? कलकत्ता में। कलकत्ता में। जज कौन बने इसमें? पहले जज एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसमें पहले जज बने थे। कौन से एक्ट से खोला गया था? एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। वारेन हेस्टिंग के टाइम पे भारत में एक एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई और इसमें जो पहले जज बने वो बने एलिजा इम्पे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरी चीज जो वारेन हेस्टिंग के टाइम पे हुई वो हुई, वारेन हेस्टिंग के टाइम पे वारेन हेस्टिंग ने एक नीति चलाई थी। नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, क्या ऐसा बोलता है? रिंग फेंस। रिंग फेंस नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या रिंग फेंस नीति, ये वारेन हेस्टिंग ने चलाई थी। क्या थी ये? ऐसे करके ये ब्रिटिश एरिया है पूरा, और इसके बाहर जो भी भारत के राज्य थे, जो राजा थे, उनके साथ संबंध स्थापित कर लिए गए अच्छे, जिससे कि कोई भी ब्रिटिश लोग जो थे उन्हें नुकसान ना पहुंचे। ये थी रिंग फेंस नीति। राजाओं के साथ अच्छे संबंध बना लिए गए थे, तो इसे बोलते थे रिंग फेंस नीति। किसके टाइम पे शुरू हुई थी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या रिंग फेंस नीति? वारेन हेस्टिंग ने चलाई थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, और जज बने उसके पहले एलिजा इम्पे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे गवर्नर जनरल बने, वो थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब से कब तक? 1785 से 1793। दूसरे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, क्योंकि अभी तक भारत के गवर्नर जनरल बनना शुरू नहीं हुए थे। ठीक है, दूसरे गवर्नर जनरल बने लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 से 1793, और इनके टाइम पे जो सबसे बढ़िया चीज हुई वो ही
सेवा की परीक्षा की शुरुआत, परीक्षा की शुरुआत, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसकी शुरुआत कौन से गवर्नर जनरल ने करी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। लोग ब्रिटेन में परीक्षा देने जाते थे, अभी भारत में परीक्षा होना शुरू नहीं हुआ था। कहां होती थी ये परीक्षा? ब्रिटेन में होती थी। किसने शुरू करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन था? पहला देश, तो पहला देश था चीन। और कागज की मुद्रा चलाने वाला भी पहला देश चीन ही था। कागज की मुद्रा चलाने वाला पहला देश कौन था? ये भी चीन ही था। और ये पेपर सेटों में बहुत आता है क्वेश्चन। यूट्यूब पे जब देखते हैं ना हम, तो जो कोचिंग वाले वो डालते रहते हैं कि क्वेश्चन टाइप का, तो वहां आपने बहुत देखा होगा। ये सिविल सेवा की शुरुआत हुई, एक व्यवस्था चलाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टैक्स वसूलने के लिए, उसका नाम था जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त किसने चलाई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या थी ये? टैक्स वसूलने की एक व्यवस्था थी, टैक्स वसूलने की, टैक्स वसूलने के लिए चलाई थी। क्या था इसमें? 10 साल के लिए थी, टाइम पीरियड 10 साल का था इसका, 10 साल के लिए चलाई गई थी जमींदारी व्यवस्था। क्या होता था इसमें? इसमें क्या होता था कि जो टैक्स था, टैक्स किसानों से टैक्स लेते थे कौन? जमींदार। जमींदार टैक्स लेते थे किसानों से और 1/10 हिस्सा ये अपने पास रखते थे, अपने पास, और 10/11 हिस्सा ये अंग्रेजों को देते थे, अंग्रेजों को देते थे टैक्स का। जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त क्या था? 10 साल के लिए चलाई गई थी। इसमें टैक्स वसूला जाता था, जमींदार लोग किसानों से टैक्स लेते थे, 1/10 हिस्सा वो अपने पास रखते थे और 10/11 हिस्सा वो अंग्रेजों को देते थे। कहां कहां ये शुरू हुई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल, बिहार और ओडिशा के क्षेत्र में ये व्यवस्था शुरू हुई थी। कौन से? जमींदारी व्यवस्था। पूछा जाता है कि जमींदारी व्यवस्था कहां शुरू हुई थी? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में ये शुरू हुई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत करी थी परीक्षा की, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त चलाया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में ये चली थी। ठीक है, अब इनके बाद कल मैं आपकी क्लास बना रहा था, 45 मिनट की क्लास बनी और उसके बाद लाइट चली गई। बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये जो मटेरियल मैं आज आपको दे रहा हूं ना, इतना इंपॉर्टेंट मटेरियल है कि आपको पूरे यूट्यूब पे शायद ना मिले। मतलब आपने इस तरीके से कभी पहले पढ़ा ही नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। मॉडर्न हिस्ट्री को हम ऐसे डेट वाइज एक जगह भी कवर कर सकते हैं, वो आज आप यहां देख लोगे। मेन बात यह है कि हमें पढ़ने से ज्यादा छोड़ना क्या है, ये आपको सीखना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो हम अगला गवर्नर जनरल देखेंगे वो देखेंगे रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली 1799 से 1805। रिचर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली की एक ही चीज सबसे फेमस थी, एक नीति चलाई थी वेलेस्ली ने। कौन सी? सहायक संधि। सहायक संधि, ये 2-3 नीतियां हैं जो बहुत फेमस हैं और बहुत एग्जामों में आती हैं। सहायक संधि चलाई थी किसने? वेलेस्ली ने। और सहायक संधि में शामिल होने वाले सबसे पहले कौन थे? तो इसमें जो सबसे पहले भारत में से जो शामिल हुए वो थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम सहायक संधि को अपनाने वाले पहले थे भारत में। ठीक है, वेलेस्ली, सहायक संधि, शामिल कौन हुआ सबसे पहले? हैदराबाद के निजाम इसमें शामिल हुए। वेलेस्ली के टाइम की आपको केवल यही चीज याद रखनी है। वेलेस्ली के बाद जो अगला गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो इंपॉर्टेंट है, मैं केवल उन्हें आपको बता रहा हूं। 1807 से 1809, और ये दिल्ली पुलिस के पेपर में इसी बार पूछा था, कांस्टेबल में। देखो कहां से पूछा है, शायद आपने किताबों में नहीं पढ़ा हो। मिंटो फर्स्ट, 2 मिंटो हुए हैं, एक मार्ले मिंटो वाला मिंटो, वो मिंटो सेकंड था, और ये मिंटो फर्स्ट था। 1807 से 1809,
और इसके टाइम पे एक ही चीज हुई 1809 में, जो डायरेक्ट आई थी दिल्ली पुलिस के पेपर में, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई थी? मिंटो फर्स्ट और महाराजा रणजीत सिंह। अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई? मिंटो फर्स्ट और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी 1809 में। और यही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया था कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई थी, तो मिंटो फर्स्ट और महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। अब इसके बाद, मिंटो के बाद अब हम जो देखेंगे, अब हम आएंगे मेन उस पे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अभी तक हम पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या चीजें करी थी? मैंने पहले भी बताया था, सती प्रथा खत्म हो गई थी भारत में, दास प्रथा खत्म। किसने करी थी दास प्रथा खत्म? राजा राममोहन रॉय और कर्नल स्लीमन। राजा राममोहन रॉय और कर्नल स्लीमन ने मिलकर दास प्रथा का खात्मा किया था। और विलियम बेंटिक ने क्या चीजें करी? विलियम बेंटिक के टाइम पे एक मैग्ना कार्टा आया, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब आया? 1835 में। शिक्षा का मैग्ना कार्टा लाया कौन था? इस शिक्षा के मैग्ना कार्टा को जो लाया था, वो तो लाया था मैकाले। मैकाले बहुत विद्वान आदमी था, तो शिक्षा के मैग्ना कार्टा को लाया कौन था? लॉर्ड मैकाले 1835 में। इसने एक थ्योरी दी मैकाले ने, उसका नाम था थ्योरी ऑफ लिटरेशन। थ्योरी ऑफ फ्लिटरेशन, हिंदी में बोले तो निस्पंदयता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ फ्लिटरेशन या निस्पंदयता का सिद्धांत क्या था ये? इसमें कहा गया कि जो उच्च वर्ग है उन्हें शिक्षित कर दो तो निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा। अगर उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो निम्न वर्ग अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसमें इसने कहा कि अगर हम शिक्षा दें, और ये जो शिक्षा देनी थी ये कौन सी भाषा में देनी थी? अंग्रेजी भाषा में। जो शिक्षित करने की बात हो रही है वो अंग्रेजी में शिक्षित करने की बात हो रही है, क्योंकि भारत का बहुत सा जो जन समुदाय था वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाता था। जो कुछ मेन लोग थे वो ही इंग्लिश में अंग्रेजों से बात कर पाते थे। तो ये थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ लिटरेशन। इसमें कहा गया कि उच्च लोग जो है उन्हें और उच्च वर्ग के लोगों को और शिक्षित कर दो तो निम्न वर्ग के लोग और शिक्षित हो जाएंगे। तो ये इसमें कहा गया था। और शिक्षा किस में देनी थी? अंग्रेजी में देनी थी। ये था शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1835। निस्पंदयता का सिद्धांत कौन लाया था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है। मैकाले जो था, मैकाले ये भारत में पहला विधि अधिकारी था। पहला विधि अधिकारी पूछा जाता है। पहला विधि अधिकारी था ये भारत में, लॉर्ड मैकाले। ठीक है। अब बेंटिक के टाइम पे ये चीजें हो गई। मेन ये आता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, थ्योरी ऑफ लिटरेशन बहुत आती है एग्जामों में। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, हमने एक व्यवस्था पढ़ी थी रैयत स्थायी बंदोबस्त है जमींदारी व्यवस्था। दो व्यवस्थाएं और थी जिनका नाम था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई? 1820 में। कहां शुरू हुई थी रैयतवाड़ी? भाई वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में थी रैयतवाड़ी। मुंबई, बंबई
मद्रास और असम में थी ये। बंबई, मद्रास और असम के क्षेत्र में थी कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसने शुरू करी थी? ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को बनाने वाला कौन था? थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड। यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में शायद 2021 या 22 में ये क्वेश्चन। थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने बनाई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कितने सालों के लिए ये थी? स्थायी बंदोबस्त 10 साल के लिए था, ये 30 साल के लिए थी। क्या था इसमें? इसमें यह था कि पहले जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे, इसमें क्या कर दिया कि अब किसानों से टैक्स जमींदार नहीं वसूलेंगे, किसान जो है वो खुद अंग्रेजों को टैक्स देंगे। किसान भूमि का मालिक था और ये डायरेक्ट अंग्रेजों को टैक्स देंगे, डायरेक्ट अंग्रेजों को टैक्स। ये थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, हो सकता है कि इस बार आपकी यूपी पुलिस में पूछ ली जाए। 101% आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। और ये अगर किसी अच्छी तरह से पेपर सेट आपने लगाए हुए एग्जामपुर या आरडब्ल्यूए पे, तो हो सकता है कि आपको वहां देखने को मिले हों। अगर देखने को नहीं मिले हैं तो समझ लो कि आपकी तैयारी में गड़बड़ है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई, 1820 में चली। बंबई, मद्रास और असम के क्षेत्र में थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ने चलाई थी। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके ये है, जो डायरेक्ट एग्जामों में आते हैं। ये आता है कितने साल के लिए थी, ये आता है, और कैसी थी? किसानों डायरेक्ट इसमें टैक्स देते थे अंग्रेजों को। ठीक है, इसके बाद एक व्यवस्था और चली, महलवारी। महलवारी व्यवस्था, इसमें भी टैक्स देने की व्यवस्था थी ये। और इसमें क्या था? ये चली 1822 में। चलाई किसने थी? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक आदमी था, इसने ये व्यवस्था बनाई थी पूरी। और इसमें क्या होता था? ये चली थी उत्तर भारत में, इसीलिए डायरेक्ट एग्जामों में आती है, क्योंकि उत्तर भारत, पंजाब और हमारे यूपी वाले एरिया में चली थी। उत्तर भारत में महलवारी व्यवस्था 1822 में चली और हॉल्ट मैकेंजी ने चलाई थी। इसमें क्या होता था कि इसमें महल का मतलब होता था पूरे गांव का समूह, पूरे गांव के किसान इकट्ठे होके और अंग्रेजों को टैक्स देते थे। महल का मतलब था पूरा गांव, गांव के किसान इकट्ठे होके और अंग्रेजों को टैक्स देते थे इसमें, महलवारी व्यवस्था में। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब महलवारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में चली, तब वायसराय या गवर्नर जनरल भारत का कौन था? आपको ऑप्शन मिलेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गलत है। उस टाइम पे 1820 और 1822 के टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में गवर्नर जनरल नहीं था। और ये कूट के फॉर्म में बहुत जगह एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने खुद किया है वो, कि जब महलवारी और रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में चली तब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि विलियम बेंटिक 1828 में था और ये 1820 और ये 1822 में चली। ठीक है, और ये कूट के फॉर्म में, मैंने तो एनडीए में बहुत आया है ये क्वेश्चन, तो वहां लगाया है। ये आरओ वगैरह में भी क्वेश्चन आ चुका है कूट के फॉर्म में, जिसमें रहता है कि पहला क्वेश्चन कुछ लिखा तो दूसरे पे कुछ लिख दिया, पूछेगा पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद 1835 के बाद हम देखेंगे, तो हम देखेंगे विलियम बेंटिक के बाद लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856, 1848 से 1856। डलहौजी ने क्या क्या काम किए थे? सबसे पहला एक नीति चलाई थी, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति डलहौजी ने चलाई। और जो सबसे पहले हड़पा, वो हड़पा था किसे? सतारा, महाराष्ट्र। बहुत आता है पेपर सेटों में कि डलहौजी ने जो सबसे पहला राज्य हड़पा था भारत में, वो कौन सा हड़पा था? इस नीति के तहत सतारा, महाराष्ट्र। और कुशासन का आरोप लगा के कौन सा हड़पा था? कुशासन का आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने हड़पा था कौन? अवध। ये दोनों क्वेश्चन बहुत देखे होंगे आपने पेपर सेटों में। राज्य हड़प नीति में पहला राज्य जो हड़पा गया वो सतारा, महाराष्ट्र हड़पा गया, और कुशासन का आरोप लगा के जो हड़पा गया वो अवध हड़पा गया। डलहौजी ने क्या क्या किया? तो रेल सेवा शुरू करी डलहौजी ने। रेल सेवा कब?
1853 में कहां से कहां तक सभी को पता है? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे। आप ग्रुप बी दोगे तो हो सकता है वहां ये क्वेश्चन बन जाता है सिक्टों में, आरपीएफ में भी बन सकता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनाने होते हैं तो वहां ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, डाक सेवा शुरू करी, डाक सेवा, और टेलीग्राफ सेवा भी शुरू करी थी, टेलीग्राफ सेवा। डाक सेवा किसने शुरू करी, टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू करी, और रेल सेवा किसने शुरू करी? लॉर्ड डलहौजी। पीडब्ल्यूडी का निर्माण किया, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग। ये क्वेश्चन जो आजकल बहुत आ रहा है, इसकी स्थापना किसने करी थी? पीडब्ल्यू जो है पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी की स्थापना करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करी? लॉर्ड डलहौजी। और बहुत आ रहा है ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में, बहुत ज्यादा। हो सकता है आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई में आ जाए। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करी? लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी के टाइम पे 1854 में एक शिक्षा का दूसरा मैग्ना कार्टा आया जिसका नाम था वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। 1854 में वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा से। कैसी शिक्षा से संबंधित था ये? उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का मतलब विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना। अब भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना अंग्रेजों ने करना शुरू कर दिया था। वुड डिस्पैच 1854 में जो वुड डिस्पैच आया, उससे ये कहा गया कि भारत में उच्च लेवल की शिक्षा दी जाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना करी जाए, मतलब यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे उच्च लेवल की शिक्षा दी जाए। तो 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? उच्च शिक्षा से। यूनिवर्सिटियों की स्थापना इसके द्वारा करी गई भारत में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ रहा है आजकल। सभी को यह पता है कि वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन कैसी शिक्षा से संबंधित था ये 10% लोगों को केवल पता होगा, और उन्हीं 10% का सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो ये चीजें जो लॉर्ड डलहौजी ने करी। और मैंने एक चीज पहले बताई थी, जब जनजाति विद्रोह पढ़ाए थे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1856 में एक विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। डायरेक्ट पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह जब हुआ तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था संथाल विद्रोह? सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, झारखंड में ये हुआ था। ठीक है, कितना समझ आया? ठीक। अब डलहौजी के बाद हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग के टाइम पे जो सबसे पहली चीज हुई 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह हुआ, तब कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में इलाहाबाद में बैठक हुई। इलाहाबाद में बैठक हुई एक, और इस बैठक में कौन आई? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ, वो इलाहाबाद में जो बैठक हुई यहाँ आई, कब? 1858 में। और ये रेडियो ऑपरेटर के पेपर में आया था इसी बार, जो यूपी पुलिस का हुआ था उसमें, कि इलाहाबाद में जो घोषणा हुई थी या इलाहाबाद में जो बैठक हुई थी उस कब हुई थी? 1858 में। और इसी के बाद उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल होते थे ना, गवर्नर जनरल जो होते थे उनके पास पूरी पावर होती थी इंडिया में, जो वो चाहते थे वो आदेश वो दे सकते थे, मतलब पूरी पावर उन्हीं के पास थी, गवर्नर जनरल के पास। लेकिन अब 1858 के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर दिया एक नाम दूसरा गवर्नर जनरल का बदल के वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि गवर्नर जनरल नाम इन्होंने हटा दिया और इन्होंने नाम दे दिया क्या? वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। और जो वायसराय होता था, इसको कोई कभी काम करने से पहले महारानी से परमिशन लेनी होती थी। इतना अंतर था गवर्नर जनरल और वायसराय में। वायसराय अपने आप में स्वतंत्र नहीं था, जो महारानी के द्वारा चीज कही जाएगी वो वायसराय करेगा।
और गवर्नर जनरल अपने आप में स्वतंत्र होता था डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अब कैनिंग के टाइम पे मैंने आपको जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर बताए थे तो वहां बताया था एक एक्ट आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। याद रखना, बहुत आता है वो एग्जामों में। ठीक है, अब लॉर्ड कैनिंग के बाद हम देखेंगे लॉर्ड एलिंगन। लॉर्ड कैनिंग के बाद हम देखेंगे लॉर्ड एलिंगन 1862 से 63। लॉर्ड एलिंगन ये वायसराय बना भारत का 1862 से 63 में। और इसके टाइम पे तीन चीजें हुई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों जगह पे उच्च न्यायालय की स्थापना। कब हुई थी? 1862 में। 1861 में एक अधिनियम आया था उच्च न्यायालय अधिनियम, और उस अधिनियम के तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 3 उच्च न्यायालय खोले गए 1862 में। उस टाइम पे जो वायसराय था वो था लॉर्ड एलिंगन। बहुत आता है, लॉर्ड एलिंगन प्रथम, फर्स्ट। लॉर्ड एलिंगन उस टाइम पे वायसराय था 1862 में, ये बहुत आता है। ठीक है, अब इसके बाद पहली बार जो टैक्स लिया गया, जो आयकर लिया गया, आयकर अगर पहली बार लिया गया वो कब लिया गया था? 1860 में अंग्रेजों ने पहली बार इनकम टैक्स लिया था, आयकर। 1860 में बहुत बनता है पेपर। क्यों? क्योंकि 1860 में ही पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, बजट। और उस टाइम पे वायसराय कौन था? कैनिंग। ये बहुत पूछा जाता है आजकल, बहुत पूछा जा रहा है। 1860 में हमारी आईपीसी बनी थी, भारतीय दंड संहिता। आयकर पहली बार इसी में लिया गया था 1860 में। लॉर्ड एलिंगन के बाद हम देखेंगे अब लॉर्ड मेयो, जो इंपोर्टेंट है, जो डायरेक्ट एग्जामों में आ रहे हैं 1869 से 1872। और यही आपके आरओ के पेपर में आया था अभी इसी बार। आरओ के पेपर में जो मेरी क्लासें हैं पूरी, जिसने भी ये पूरी क्लासें देख ली हैं, चाहे वो आप पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या फिर आपकी स्टैटिक हो, और या आपकी हिस्ट्री हो, जो पुलिस के टाइम पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई थी, वो अगर पूरी किसी ने देख ली है और ये वाली मॉडर्न हिस्ट्री किसी ने देख ली है, आप आरओ का नेट पे जाके आज ही पेपर सर्च करना और फिर आप उस पेपर को देखना। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। 140 क्वेश्चन जीएस के थे जिसमें करंट भी थी, करंट को हटा के 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे जो मैं आपको इस बोर्ड में बताता हूँ। जब वो पेपर हुआ ना, मेरा एक दोस्त उस पेपर को देके आया, जब उसने फोन करके बताया कि यार टोटल तेरी क्लासों से सब कुछ आया था, पॉलिटी तो एकदम पूरी की पूरी आई थी, तब मुझे दुख हुआ कि यार मुझे भी एग्जाम देना था, तो मैंने दिया ही नहीं था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या हुआ? भारत में पहली बार जनगणना हुई। भारत में पहली बार जनगणना किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ठीक है, लेकिन पहली बार नियमित जनगणना अगर कहीं आता है, नियमित मतलब हर 10 साल पे, वो किसने शुरू करी थी? वो लॉर्ड रिपन ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। यही अंतर है दोनों में। और ये जब क्वेश्चन वहां आया होगा, बहुत लोगों ने रिपन लगाया होगा और बहुत लोगों ने मेयो लगाया होगा। भारत में पहली बार जनगणना शुरू करी थी मेयो ने, लेकिन नियमित जनगणना अगर किसी ने शुरू करी थी तो वो शुरू करी थी रिपन ने, हर 10 साल पे। लॉर्ड मेयो के बाद हम देखेंगे लॉर्ड लिटन। 1876 से 1880, लॉर्ड लिटन। अब लिटन के टाइम पे क्या क्या हुआ? लिटन के टाइम पे जो सबसे पहला काम हुआ, 1877 में एक दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार
पेपर में क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि दिल्ली दरबार कितनी बार लगा था? टोटल 3 बार, 1877 में, 1903 में और 1911 में। तो दिल्ली दरबार 3 बार लगा था। तो 1877 वाला इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इस दिल्ली दरबार में महारानी को एक उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महारानी को। केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटेन की महारानी को इसी दरबार में दी गई थी, 1877 वाले दिल्ली दरबार में। डेट पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। अब लॉर्ड लिटन जो था, लिटन ने एक एक्ट चलाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसमें क्या हुआ? जो प्रेस की स्वतंत्रता थी वो खत्म कर दी। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी, या प्रेस पे बैन लगा दिया। बैन किसने? लॉर्ड लिटन ने। जो भारतीय लोग समाचार पत्र या पत्रिका छाप रहे थे उन पे पूरी तरह से बैन लगा दिया। किसने? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने। और जो इस एक्ट को आने के बाद एक पत्रिका जो कि बहुत फेमस है और बहुत पेपरों में आती है, वो रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी में बदल गई थी, वो थी हमारी अमृत बाजार पत्रिका। मैंने आपको बताया भी है, अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखी थी? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने लिखी थी अमृत बाजार पत्रिका, और ये रातों रात बंगाली से किसमें ट्रांसफर हो गई थी? अंग्रेजी में। अंग्रेजों ने कहा था कि केवल इंग्लिश न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं ही चलेंगी, लोकल लैंग्वेज में आप कुछ भी छापोगे उन पे बैन लगा दिया जाएगा। तो इसी वजह से बंगाली से अंग्रेजी में ट्रांसफर होगी। तो डायरेक्ट आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद कौन सी पत्रिका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में तब्दील हो गई थी? तो वो थी अमृत बाजार पत्रिका। किसने लिखी थी? शिशिर कुमार घोष। आरपीएफ एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि अच्छा लेवल होगा ये एग्जाम का, ठीक है। तो लिटन के टाइम पे ये चीजें हुई। एक चीज और लिटन से याद रखो, लिटन कविताएं लिखता था। कविताएं किस नाम से कविताएं लिखता था लॉर्ड लिटन? वो लिखता था ओवन मेरीडिथ के नाम से। ओवन मेरीडिथ। ओवन मेरीडिथ के नाम से कविताएं लिखता था लिटन। पूछ लिया जाता है कि ओवन मेरीडिथ के नाम से कौन सा वायसराय कविता लिखता था? तो वो था लॉर्ड लिटन। लिटन के बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। रिपन अपने कामों के लिए इंडिया में फेमस रहा। रिपन के टाइम पे जो पहला काम हुआ वो हुआ जनगणना, नियमित जनगणना की शुरुआत। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से इंडिया में हुई। कैसे? 10 साल पर जनगणना, मतलब हर 10 साल पे अब जनगणना होगी। ये चीज 1881 से शुरू हुई थी। किसने शुरू करी थी? लॉर्ड रिपन ने। अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है भारत में? 15 बार अब तक जनगणना हो चुकी है 1881 से अब तक, अगर नियमित वाली हम देखें। और स्वतंत्रता के बाद 7 बार। स्वतंत्रता के बाद 7 बार। डायरेक्ट पेपर सेटों में आ जाता है कि टोटल 15 बार और स्वतंत्रता के बाद 7 बार, ठीक है। अब रिपन ने एक चीज शुरू करी इंडिया में, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था इंडिया में? तो ये था स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। और मैंने ये आपको पॉलिटी में भी बताया था बहुत। स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायतें जो हमारे यहाँ आजकल गठित हो रही हैं, पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका। ये किसने शुरुआत करी थी? ये शुरुआत करी थी भारत में किसने? लॉर्ड रिपन ने। पंचायतों का गठन जो हो रहा है गांव लेवल पे, और ये तुम्हारा नगर पंचायत, नगर निगम हुए, नगर पालिका हुए, तो ये किसके उससे गठित हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के प्रयासों से ये भारत में शुरू हुई थी, ठीक है। पहला नगर निगम कौन सा बना? पूछ लिया जाता है कि पहला नगर निगम कौन सा बना था? तो वो बना था मद्रास। मद्रास नगर निगम, ठीक है।
रिपन के टाइम पे 1884 में एक बिल आया, इल्बर्ट विल। इल्बर्ट विल, इल्बर्ट विल किस वायसराय के टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। यही आपसे पूछा जाएगा क्या था ये बिल। इल्बर्ट विल में ये था कि रिपन ने कह दिया कि जो भारत के जज हैं वो अब जो यूरोप के लोग हैं उनके भी मुकदमे सुन सकते हैं। ये था इल्बर्ट विल। ठीक है, रिपन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहां से बनता है। रिपन के बाद हम देखेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। जब पहली बार मैंने एनडीए दिया तब वहां मैंने डफरिन का नाम देखा। उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि वायसराय या गवर्नर जनरल क्या है। उसमें आया था कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तब भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत जगह आता है। लॉर्ड डफरिन, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और डफरिन जो था वो कांग्रेस को बोलता था सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक। डफरिन कहता था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक लोगों का समूह है, ये डफरिन कहता था। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसने सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक कहा है, तो डफरिन ने कहा है। ठीक, अब डफरिन के बाद जो हम देखेंगे आगे वो है हमारा लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905। कर्जन बहुत फेमस है। कर्जन के टाइम पे क्या हुआ? 1905 में बंगाल का विभाजन। अब आपकी एक एक डेट रिपीट होगी। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन किसके टाइम पे चले? स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन किसके टाइम पे चले थे? कर्जन के टाइम पे। कर्जन को किसकी संज्ञा दी गई थी? औरंगजेब। औरंगजेब की संज्ञा दी गई थी किसे? कर्जन को। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन किसके टाइम पे चले थे? कर्जन के टाइम पे 1905 में। बंगाल का विभाजन किस डेट को हुआ था ये आप मुझे बताओगे कमेंट में। दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी बार का। कर्जन के बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे मिंटो सेकंड। (1905 से 1910) मिंटो सेकंड, या हम बोल सकते हैं मार्ले मिंटो। भारत का वायसराय बना। मार्ले सचिव था और मिंटो वायसराय था। मिंटो सेकंड। 1905 से 1910 तक क्या हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां था? ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। किसने करी थी स्थापना ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, मिंटो के टाइम पे एक अधिनियम आया 1909 का, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1909, इसे बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले ये सचिव था और मिंटो ये वायसराय था। ये जो सचिव वाला पद है ना, ये 1858 में ही बना था। महारानी ने ही ये बनाया था कि वायसराय को सलाह देने के लिए अगर वायसराय कोई नीति बनाता है तो उसके साथ एक सचिव होगा जो उस नीति में उसका सहयोग करेगा। अगर कोई चीजें गलत होंगी तो उसे सुधार करेगा। ये डायरेक्ट महारानी के अंडर का अधिकारी था सचिव। पेपर में पूछा जाता है कि जो सचिव का पद है वो कब से शुरू हुआ है? 1858 से शुरू हुआ था ये सचिव वाला पद। मार्ले मिंटो सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1909। क्या था इसमें?
पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था मुस्लिमों के लिए, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किसने दिया था? मार्ले मिंटो ने दिया था 1909 भारत सरकार अधिनियम में। मिंटो फर्स्ट था जिसके साथ अमृतसर की संधि हुई थी, और ये मिंटो सेकंड था। इसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। क्या हुआ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे? 1911 में बंगाल विभाजन समाप्त। बंगाल विभाजन समाप्त। सब डेटा आपको याद आ रही होंगी, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कॉन्स्टेबल में कि बंगाल का विभाजन समाप्त कब हुआ था? 1911 में। 1911 में लगा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार क्या हुआ? राजधानी कलकत्ता से कहां आ गई? दिल्ली। कलकत्ता से कहां ट्रांसफर हो गई राजधानी? अब दिल्ली। 1911 के दिल्ली दरबार में। और पहली बार राष्ट्रगान कहां गाया गया था? 1911 के दिल्ली दरबार में ही गाया गया था। ठीक है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना, पता है आपको किसने करी थी? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, तो ये चीजें हुई लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। अब हार्डिंग के बाद चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड वायसराय बना 1916 से 1921 तक रहा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक रहा कौन? चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड के टाइम पे जो चीजें हुई वो क्या क्या थी? 1917 में हुआ कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चैम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्याकांड किसके टाइम पे हुआ? चैम्सफोर्ड के टाइम पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड। बहुत आता है पेपरों में और आपने पेपर सेटों में बहुत लगाया भी होगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू। असहयोग आंदोलन शुरू किसके टाइम पे हुआ था? 1920 में, चैम्सफोर्ड के टाइम पे। 1916 से 21 तक की जो भी घटनाएं हुई होंगी वो चैम्सफोर्ड के टाइम पे ही हुई होंगी। ठीक है। चैम्सफोर्ड एक भारत सरकार अधिनियम लाया था 1919। 1919 भारत सरकार अधिनियम। 1919 में एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम, और इसे बोलते हैं हम क्या? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। 1919 के भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू सचिव था और चैम्सफोर्ड वायसराय था। आपने ये नाम बहुत सुना होगा अब तक मॉडर्न हिस्ट्री में, पहले आपने जहां से भी पढ़ा होगा या जैसे भी पढ़ा होगा, आपको शायद ये पता ना हो कि ये मॉन्टेग्यू जो था ये सचिव था, ये दूसरा व्यक्ति था, और चैम्सफोर्ड दूसरा व्यक्ति था जो कि भारत का वायसराय था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन की शुरुआत पूछा जाता है डायरेक्ट। द्वैध शासन की शुरुआत किससे हुई थी? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम से हुई थी द्वैध शासन की शुरुआत। क्या होता था द्वैध शासन? दो विषय होते थे, हस्तांतरित विषय भारतीयों के पास रहते थे और हस्तांतरित विषय अंग्रेजों के पास रहते थे। ठीक है। अब चैम्सफोर्ड के बाद यहां से आपके यूपी पुलिस में क्वेश्चन बना था, यूपी पुलिस में, वो आप देखना। लॉर्ड रीडिंग। (1921 से 1926) लॉर्ड रीडिंग
बहुत मेहनत से क्लास बनी है, इतनी डेटें माइंड में ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। ये क्लास मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की अब तक की सबसे मेहनत की क्लास होगी आपके लिए, ठीक है। जो भी इसे ही खाली पढ़ लेगा उसकी 30 से 40% मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे जो पहली घटना हुई, जो आपके यूपी पुलिस के पेपर में भी आई थी, वो आई थी चोरी चोरा की घटना। जब चोरी चोरा की घटना हुई तो उस टाइम पे वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। कहा? गोरखपुर में। गोरखपुर में। कौन सा आंदोलन इससे खत्म हो गया था? असहयोग आंदोलन खत्म। ये आपके यूपी पुलिस के पेपर में आया भी था, किसी भी शिफ्ट में था ये, ठीक है। और क्या हुआ? लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट चीज हुई। और 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना। स्वराज्य पार्टी की स्थापना, ठीक। और क्या हुआ? मैंने आपको बताया था 1924 में एक संगठन बना था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। सचिंद्र सान्याल ने बनाया था कानपुर में। उस HRA ने 1925 में एक घटना को अंजाम दिया था जिसका नाम था काकोरी कांड। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ट्रेन एक्शन, अब ये नाम बदल दिया है। अभी पिछले साल, शायद 1-2 साल पहले नाम बदला गया था। काकोरी कांड का नाम बदल के रख दिया था काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये करंट अफेयर में उस टाइम यूपी के किसी एग्जाम में आया भी, ठीक है। तो काकोरी कांड जो घटना हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? वायसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड रीडिंग। चोरी चोरा की घटना में कौन था? लॉर्ड रीडिंग। और काकोरी कांड किया किसने था? HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। अब लॉर्ड रीडिंग के बाद लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां से एग्जामों पेपर में क्वेश्चन यहां से बनता भी है। इरविन के टाइम पे जो मेन चीज हुई, एक तो आप देख सकते हैं 1928 में HRA बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी, HRA, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर बनाई थी 1928 में। उस HRA ने 1929 में क्या किया था? लाहौर षड्यंत्र केस किया था, पता है आपको इतना। उसके बाद 1930 में 12 अप्रैल 1930 में एक आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला तो वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। 12 अप्रैल 1930, सॉरी 12 मार्च 1930। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च 1930 में एक आंदोलन चला था, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और डायरेक्ट पेपरों में ये आता है बहुत ज्यादा आजकल, ठीक है। इसके बाद 1929 में एक एक्ट आया था, ये यूपीएसआई में पूछा हुआ है और बहुत जगह आजकल आ भी रहा है, मतलब एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1929 में एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट। पेपर में क्वेश्चन आता है कि शारदा एक्ट को लाया कौन था? लॉर्ड इरविन, जो भारत का वायसराय था, वो लाया था शारदा एक्ट को। और इसमें क्या था? 14 और 18 लड़कियों की शादी की उम्र जो थी वो 14 साल कर दी गई। लड़कियों की जो शादी की उम्र थी वो 14 साल कर दी गई और लड़कों की जो शादी की उम्र थी वो 18 साल कर दी गई। किससे? शारदा एक्ट जो आया था 1929 का, इससे। उस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, ठीक है। इरविन में आपको ये दो चीज तो बहुत अच्छे से याद रखनी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला था तब वायसराय कौन था, और शारदा एक्ट कौन से वायसराय के टाइम पे आया था। अब आप बताना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की प्रेरणा गांधी जी को किससे मिली थी? उस आदमी का नाम आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगटन। 1931 से 1936। लॉर्ड विलिंगटन भारत का वायसराय बना। और विलिंगटन के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो हुई 1932 में, क्या?
पूना पैक्ट, पूना पैक्ट या दूसरा नाम सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट, इस नाम से आजकल बहुत आ रहा है ये। मैंने आपको इस पे पूरी बताया था 1932 में कि कैसे कैसे किस किस के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, क्या चीजें थी, सारा कुछ मैंने वहां आपको ये क्लियर करा दिया था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनके बीच में हुआ था 1932 में। कराया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पूना पैक्ट में, और गांधी जी ने इसमें जेल में आमरण अनशन किया था इसी चीज के लिए। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बनता ही है। अब लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसे दूसरा नाम हम सांप्रदायिक पंचायत भी बोल सकते हैं, और इसके लिए गांधी जी ने क्या किया था? आमरण अनशन किया था जेल में। 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी किसके टाइम पे आया था? 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया वो किसके टाइम पे आया था? उस टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। क्या हुआ था इसमें? जो द्वैध शासन शुरू किया था वो खत्म हो गया था 1919 में। जो द्वैध शासन शुरू किया था, द्वैध शासन खत्म, द्वैध शासन खत्म हो गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। पेपरों में बहुत पूछा जाता है कि प्रांतीय स्वायत्तता कौन से अधिनियम से दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से दी गई थी प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, आपको विलिंगटन में इतना ही याद रखना है। आप बताना साइमन कमीशन कौन से वायसराय के टाइम पे आया था, कमेंट में बताना। विलिंगटन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943, सबसे लंबा कार्यकाल तक कोई वायसराय रहा तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। सबसे लंबे कार्यकाल तक पूछा जाता है कौन से वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा था भारत में, तो लॉर्ड लिनलिथगो, कम से कम 8 साल के आसपास है रहा। ठीक है, लिनलिथगो के टाइम पे जो मेन चीज हुई वो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। पहले सत्याग्रही कौन थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, कमेंट में बताना। ठीक है, आज के क्लास पे सब लोग कमेंट करेंगे, जो मेरी क्लास पूरी देखते हो वो सब आज की क्लास पे जरूर कमेंट करें, पता तो लगे कि कितने लोग प्रॉपर देख रहे हैं। जैसे मैं देखता हूं कि एक दिन में 250, 200, 250 आदमी मेरी क्लास देख लेते हैं, लेकिन कितने आदमी पूरी क्लास देख रहे हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से पता लगता है कि कौन इनका आंसर दे रहा है, उसी ने पूरी क्लास देखी है। लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इसी के टाइम पे शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन अगर शुरू हुआ तो वो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे शुरू हुआ। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। नारा कौन सा दिया था? करो या मरो। किस डेट को शुरू हुआ था? डेट आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे हमें याद रखनी थी। ठीक, अब लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल 1943 से 1946। वेवेल के टाइम पे केवल एक चीज हुई थी 1946 में, क्या आया था? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया, और यही कैबिनेट मिशन था जिसने भारत की संविधान सभा बनवाई। संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए कौन सा मिशन इंपॉर्टेंट था? तो वो था कैबिनेट मिशन। 1946 में ये भारत आया था। 3 लोग इसमें थे। यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तभी तो मैं कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता ही है। यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में 3 लोग सदस्य थे,
पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा एबी अलेक्जेंडर, तीसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। बहुत पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। 3 इसमें सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था। उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड बेवेल। बेवेल उस टाइम भारत का वायसराय था, ना कि उसका सदस्य था, और यही ऑप्शन में था वहां। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेवेल से केवल यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। बेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 1948, ठीक है। माउंटबेटन के टाइम पे क्या क्या हुआ? माउंटबेटन के टाइम पे 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम किसके टाइम पे आया? लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे। भारत आजाद किसके टाइम पे हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही था। क्योंकि भाई 47 में भी माउंटबेटन था, 48 में भी माउंटबेटन था। तो जब भारत स्वतंत्र हो गया, तब कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। अब जो पेपर में क्वेश्चन बन रहा है आजकल, थ्योरी दोनों की अलग अलग है। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय अगर वो पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय, भारत का पहला भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल, जो भी पूछे, दोनों एक ही चीजें हैं। वो कौन है? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय या गवर्नर जनरल, जो 1948 से 1950 तक रहे, वो थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गोपालाचारी बहुत पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछता है या वायसराय पूछता है तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? अगर भारतीय वर्ड क्वेश्चन में नहीं है तो हम लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। 1950 में फिर हमारे राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति चुने गए थे। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति बन गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस तरीके से आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एक एक डेट सहित खत्म हो जाती है। क्लास में बहुत मेहनत लगी है और बहुत अच्छे से मैंने चीजों को यहाँ बताया भी है, ठीक है। अब आप पूरी क्लासों का आराम से 7 क्लास है, इनका रिवीजन करना। उसके बाद किसी भी यूट्यूब पे कहीं भी किसी चैनल से, या जो भी आपके पास कोई भी वीडियो या कहीं से भी क्वेश्चंस हो मॉडर्न हिस्ट्री के, आप लगा के देख लेना। अगर आप 100 क्वेश्चन लगाओगे तो कम से कम 90 से 95 का आंसर आप आराम से दे दोगे इन क्लासों को देख के। इतने छोटे से टाइम पीरियड में इतना बड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन अगर कोई लूसेंट वगैरह से पढ़ रहा होगा तो पागल हो जाएगा वो। 1 से 1.5 महीना लगेगा कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने में। आपकी केवल 7 क्लासों में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगी और 35-40 मिनट की एक क्लास आपकी रही थी अब तक, ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक मैथ अब हम देखेंगे। मैं अब आपको मैथ का क्वेश्चन एक समझाऊंगा, आप फिर बताना कि मैथ पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। आप बताना कि कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा है, इसीलिए मैंने इसी क्वेश्चन को बताना अच्छा समझा। ये एसएससी के मेंस में भी पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को पता होता है। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु की
कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 960 रुपए में 6 केजी वस्तु अधिक खरीदता है, तो वस्तु का नया मूल्य क्या है? या तो वो आपसे यहां नया मूल्य पूछ सकता है, या प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है, या प्रारंभिक कितनी वस्तु वो खरीदता था वो पूछ सकता है, या नई कितनी वस्तु वो अब खरीद रहा है वो पूछ सकता है। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 960 रुपए में 6 केजी वस्तु अधिक खरीदता है, तो वस्तु का नया मूल्य क्या है? देखो, एक कॉन्सेप्ट आपने परसेंटेज अगर कहीं पढ़ा होगा तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि जो हमारा खर्च बराबर होता है वो होता है प्राइस, मूल्य गुणा किसके? खपत के। जो हमारा खर्च बराबर होता है वो होता है मूल्य गुणा खपत। ठीक है, अब हम यहां देख रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी होती है। एक व्यक्ति 960 रुपए में पहले जितनी वस्तु खरीद रहा था उससे 20% की कमी होने के बाद 6 किलो वस्तु अधिक खरीद रहा है। तो जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो 960 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। पहले भी हम 960 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 20% की कमी होने के बाद भी हम 960 रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन पहले अगर हम कोई चीज 10 किलो ला रहे थे तो अब उसी 960 रुपए में हम वो चीज 16 किलो ला रहे हैं। मतलब जो हमारा खर्च है ये क्या है? ये कांस्टेंट है। खर्च हमारा कांस्टेंट है, तो जो हमारा प्राइस है, मूल्य, वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/, खपत। ये चीज हमने देखी है पहले। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो मूल्य बराबर 1/, खपत, या खपत बराबर 1/, मूल्य। ठीक, तो अब ये क्या कह रहा है? वस्तु की कीमत जो मूल्य है उसमें 20% की कमी हुई। 20% की कमी का मतलब 1/5%। का मतलब होता है 1/100। तो 20/100 बराबर 1/5। पहले जो चीज 5 की थी वो अब चीज 4 की है। पहले जो हम 5 की ला रहे थे वो हम अब 4 की ला रहे हैं। तो ये है हमारा प्राइस का रेशियो। प्राइस का रेशियो अगर हमारा 5:4 आ रहा है तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा। खपत, कंजम्पशन मतलब खपत का रेशियो 4:5। यहां से खर्च हमारा कांस्टेंट है। पहले भी हम 960 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी हम 960 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। खर्च हमारा कांस्टेंट है तो मूल्य प्रोपोर्शनल टू होगा 1/, खपत के, या खपत प्रोपोर्शनल टू होगी 1/, मूल्य के। तो खपत हमारी 5:5, मतलब मूल्य हमारा 5:4 है, तो खपत हमारी इसका उल्टा हो जाएगी 4:5। 4:5, 4 से बढ़ के 5 हो गया, और ये कितना बढ़ रहा है? 6 किलो। तो ये एक की वैल्यू कितनी है? 6। खपत मतलब भाई जितनी चीज हम खरीद रहे हैं वो है हमारी खपत। तो हम 4 से 5 हो गए, मतलब पहले हम अगर 24 किलो खरीद रहे थे तो अब 30 किलो खरीद रहे हैं, मतलब 6 हम बढ़ चुके हैं। तो ये जो एक की वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। तो पहले हम कितना खरीद रहे थे? 6 चौक 24, और अब हम कितना खरीद रहे हैं? 6 पंजे 30। अब हम 30 किलो जो चीज ला रहे हैं, पहले हम 24 किलो वो चीज लेके आ रहे थे। 24 किलो ला रहे थे, टोटल रुपए हमारे कितने पास? हमारे पास कितने हैं? 960। 960 रुपए पहले थे। अब हम चीज कितनी ला रहे थे? पहले 24 किलो। तो 24 चौका 96, 40 रुपए किलो थी पहली प्रारंभिक मूल्य था उसका। कितना? 40 रुपए किलो। नया मूल्य कितना है? अब हम कितनी ला रहे हैं? 30। 30 हम ला रहे हैं कितने रुपए में? 960 रुपए में 30 किलो ला रहे हैं। तो कितना है अब नया मूल्य? 32 रुपए पर केजी। ये है हमारा नया मूल्य। तो यही उसने हमसे पूछा है कि नया मूल्य क्या है? 32 रुपए पर केजी। और पुराना मूल्य क्या था? 40 रुपए पर केजी। पहले कितनी चीज खरीद रहे थे हम? 24 केजी। अब कितनी चीज हम खरीद रहे हैं? 30 केजी। चारों क्वेश्चंस आपके निकल के आ गए। कोई हमें परसेंटेज वर्सेंटेज वैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होता है इस क्वेश्चन को करने का। आज के बाद आपका शायद ऐसे क्वेश्चन कभी गलत ना हो।
एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 960 रुपए में 6 किलो अधिक वस्तु खरीदता है। मेरे पास 960 रुपए हैं। पहले जब हम कोई चीज 100 रुपए की 100% वस्तु की कीमत पहले जितनी थी उससे हम 960 रुपए में एक चीज खरीद के ला रहे थे, उसमें अब 20% की कमी हो गई है उसकी कीमत में, फिर भी हम 960 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब हम वस्तु 6 किलो ज्यादा लेके आ रहे हैं। जो हमारा प्राइस है, जो हमारा खर्च है, मतलब 960 रुपए, वो कांस्टेंट है। अगर हमारा खर्च कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, मूल्य गुणा खपत। तो मूल्य प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/, खपत के। तो हमारे यहाँ मूल्य कितना, कमी कितनी हुई है 20% की। 20% बराबर होता है 1/5। 5 पे कितने की कमी, 1 की। तो 5 से 4 हमारी किसी चीज की कीमत हो गई है। तो हम कितना खरीद के ला रहे हैं फिर, 4 से 5। 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, और जो 1 बढ़ा है उसकी कीमत वो कितने के बराबर दिया है, 6 किलो के बराबर वो दिया है। 1 बराबर है 6 किलो के, तो पहले हम कितना खरीद सकते थे, 24 किलो। अब हम कितना खरीद सकते हैं, 6 पंजे 30 किलो। पहले 24 किलो ला रहे थे 960 रुपए में, तो पहले एक किलो कितने में लेके आ रहे थे, 40 रुपए में। 24 गुणा 40 आप कर लेना, 960 आएगा। ठीक है। अब हम ला रहे हैं 30 किलो, कितने रुपए में, 960 रुपए में। तो अब 1 किलो कितने रुपए का हमें पड़ेगा, 960 बटे 30, 32 रुपए किलो। चारों क्वेश्चन हमारे यहां से निकल जाएंगे। अगर वो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा वो भी, नया मूल्य पूछेगा वो भी, पहले कितना खरीद सकते थे वो भी, और अब कितना खरीद सकते हैं वो भी। ठीक है। इस 960 से हमें कोई लेना देना यहां नहीं रहेगा, बस वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। ये क्वेश्चंस है जो आपको शायद बहुत परेशान करता हो। कोशिश की अच्छी तरह से समझाने की। अब आप बताना कि समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है। ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।